अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इरफान बिशारत आपको चार्ल्सटन साउथ कैरोलिना से खुशामदीद कहता हूं और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। जी, तो आज का सवाल बहुत अहम है कि यूके बेहतर है या यूएसए। मैं एक्चुअली दोनों जगह पे रह चुका हूं और मैं आपके साथ अपनी आज ऑनेस्ट ओपिनियन और ऑनेस्ट कंपैरिजन शेयर करूंगा। इंशाल्लाह मैं अपना वर्डिक्ट भी दूंगा और आप पे भी फैसला छोड़ दूंगा कि आपको कैसा लगा। जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूके में या यूएसए में कौन-कौन सी वीज़ाज़ ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहले हम यूके की बात करेंगे। यूके में स्टूडेंट वीज़ा बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा और टियर 2 या जिसे टायर 2 या स्किल वर्क वीज़ा कहते हैं, ये कैटेगरीज़ बहुत वहाँ फ़ेमस है। मैं यूके में एज़ ए स्टूडेंट गया था और यकीन जानिए यूके में स्टूडेंट्स के साथ कुछ ज़्यादा अच्छा सलूक नहीं होता। वहाँ जो पाकिस्तानी कम्युनिटी या देसी कम्युनिटी जर्नल पाकिस्तानी और इंडियन जिनसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं उनका जो बिहेवियर है या उनका जो पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स स्टूडेंट्स है वो कुछ इतना पॉजिटिव नहीं होता। यही जैसा ही आप टियर 2 जिस तरह मैं स्किल वर्क वीज़े पे शिफ्ट हुआ तो वही लोग थे, वही कम्युनिटी थी, उनका मेरी तरफ बहुत ज़्यादा जिसे कह लें पॉजिटिव रुझान हो गया था। अच्छा, इनमें से कौन सी कैटेगरी बेटर है ये आज मेरा टॉपिक नहीं। इंशाल्लाह हम इसमें किसी वक्त तफसील से बात करेंगे। लेकिन अगर टियर 2 या स्किल वर्क वीज़े पे कोई यूके जाता है तो वो उस वहाँ पे जाके ज़्यादा मुश्किलात फेस नहीं करता। हाँ जी, इस तरह यूएसए में भी स्टूडेंट वीज़ा है। बहुत ज़्यादा लोग स्पेशली इंडिया से और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये स्टडी वीज़े पे आते हैं। लेकिन ये जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर वीज़ा है वो है H1B। ये भी एक तरह का वर्क वीज़ा है जो स्किल वर्कर्स को यहाँ मिलता है और बहुत ज़्यादा लोग इस वीज़ा पे अमेरिका में आते हैं। इसके अलावा ईबी के यानी एम्प्लॉयमेंट बेस ग्रीन कार्ड्स हैं 1 2 3। मैं खुद एम्प्लॉयमेंट बेस 3 कैटेगरी ग्रीन कार्ड पे अमेरिका में आया था और इसकी मैं पूरी ब्रेक डाउन कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल पे वो देखें वीडियो। इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के एंड पे भी उसका लिंक लगा दूंगा। आप ज़रूर देखें और उससे आपको सारी टाइमलाइन का भी अंदाज़ा हो जाएगा। यूके का जो वीज़ा प्रोसेस है वो कंपैरेटिवली यूएसए से काफ़ी शॉर्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको किसी एम्बेसी में नहीं जाना पड़ता, आप डायरेक्ट कॉन्सुलेट्स के अंदर अपनी वीज़ा एप्लीकेशंस करते हैं और आपका काफ़ी जल्दी वीज़ा लग जाता है। हाँ जी, स्पॉन्सरशिप के लिए आपके पास स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट जिसे सीओएस कहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, वो होना यूके के लिए ज़रूरी है। अमेरिका में कुछ डिफरेंट है। अगर आपके पास एम्प्लॉयर है वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो उसमें एक चीज़ सबसे अहम ये है कि एम्प्लॉयर जो है वो आपकी पिटीशन यूएससीआईएस में करता है और ये कुछ थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है। इसके साथ एक और बात बहुत अहम है, यूके में अपने वीज़े का खर्चा, जिस तरह मैं था, मैंने तमाम तर खर्चा अपने वीज़े का खुद किया था, इवन अपने एम्प्लॉयमेंट वीज़े का। मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने सीओएस सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप दिया था बस। जबकि यूएसए के अंदर आपके तमाम तर जो अखराजात हैं वो आपका एम्प्लॉयर ही बेयर कर रहा होता है। आपने बस उसको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। इवन दो आपका ट्रैवल का भी जो सारा खर्चा है वो आपका एम्प्लॉयर करता है और मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो ये ज़रूरी है कि भाई यूएस आने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। इवन आजकल जो विजिट वीज़ा है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा आपको वेट करना पड़ता है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि दोनों कंट्रीज़ आपको सिटीज़नशिप ऑफ़र करते हैं और दोनों की टाइमलाइन तकरीबन 5 से 10 साल के अंदर अंदर आपको लग जाते हैं। आप किसी भी वीज़े पे हों, अगर आप यूके में 10 साल स्टे कर लें तो वो आपको इंडेफिनेट लीव टू रिमेन दे देता है। जैसे ही आपके पास इंडेफिनेट लीव टू रिमेन आ जाती है तो आपके पास 1 साल बाद आप सिटीजनशिप यूके की अप्लाई कर सकते हैं। जबकि इसके बरअक्स जो यूएसए है वहाँ आपको ग्रीन कार्ड लेने के लिए तकरीबन अगर आप हैं तो आपको काफ़ी लंबा अरसा लग सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी नेशनैलिटी क्या है और एक कम्प्लेक्स
पूरा प्रोसेस है, लेकिन आप समझ लें कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। मुझे भी तकरीबन 5 साल 5.5 साल लग गए थे यूएसए में आने के लिए। इसमें इसकी डिटेल इंशाल्लाह हम फिर किसी और दिन डिस्कस करेंगे, आज मेरा मौजू ये नहीं है। लेकिन जैसे ही आपको ग्रीन कार्ड मिलता है उसके बाद आपको 5 साल रहना पड़ता है। ग्रीन कार्ड दरअसल जिस यूके में इंडेफिनेट लीव टू रिमेन या पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी होती है, इस तरह अमेरिका में जो परमानेंट रेजिडेंसी है उसको ग्रीन कार्ड कहा जाता है। तो 5 साल अमेरिका में रहने के बाद ग्रीन कार्ड पे किसी और वीज़े पे नहीं, तब आप यूएस की सिटीजनशिप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी यहाँ तक की डिस्कशन समझ आ गई होगी। जी, अब हम बात करते हैं पैसे की, माल पानी की, ये रोटी टुकर की। मतलब अमेरिका में या यूएसए में कहाँ आप ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, या एज़ कंपेयर टू यूके कौन सा कंट्री ज़्यादा बेटर है। तो ऑनेस्टली मेरे एक्सपीरियंस में आप यूएसए में सैलरीज ज़्यादा आपकी हैं एज़ कंपेयर टू यूके। प्लस कंपैरेटिवली मैं बात कर रहा हूँ कि यूके में टैक्स ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू यूएसए। ये बात आपने याद रखनी, क्योंकि मैं इससे पहले यूएई और यूएसए की भी वीडियो बना चुका हूँ, और उसमें हमने ये बात डिस्कस की थी कि यूएई पे आपको कोई इनकम टैक्स नहीं, और जितनी आपकी जो मंथली होती है इनकम उतनी ही आपको मिलती है। जबकि यूएसए और यूके में डिफरेंस है। इस पे मैं अपनी एक और वीडियो भी बना चुका हूँ जिसमें मैंने अपने पहले पे चेक की ब्रेक डाउन की थी कि यूएसए में आने के बाद जो मुझे सबसे ज़्यादा शौक लगा था कि कितना ज़्यादा टैक्स करता है वो। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि यूके में उससे भी ज़्यादा टैक्स कट जाता है। यानी अमेरिका में अगर आपका एक पे चेक पे यानी 20 to 25% टैक्स कटता है, यूके में अगर आप उनकी जो नेशनल इंश्योरेंस वगैरह बाकी सब डाल के कैलकुलेट करें तो ये ऑन एवरेज 30 to 40% के दरमियान आपका मतलब सैलरी डिडक्ट हो सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ मिसाल के तौर पे, अगर एक इंजीनियर जो है ऑन एवरेज इंजीनियर की सैलरी यूके में जो स्टार्टिंग कह लें यानी 40 से 50 हज़ार जो है पाउंड साल की होगी, जो उसको कट कटा के 30 से 35 हज़ार उसको मिलेगी एनुअल सैलरी। जबकि अमेरिका में यही सैलरी उसकी 80 to 120,000 डॉलर हो सकती है, यानी 80 हज़ार से 1,20,000 तक। और अगर हम इसकी टैक्स डिडक्शन करें तो 60 से 85 हज़ार जो है एनुअल सैलरी उसको आफ्टर टैक्स मिल सकती है। हाँ जी, इसके बाद एक बहुत बड़ा फैक्टर मैं यहाँ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो है हेल्थ केयर। यूके यहाँ बहुत ज़्यादा नंबर आगे ले गया, क्योंकि यूके में हेल्थ केयर फ्री है। वहाँ आप जाते हैं, आपने अपनी सैलरी से नहीं आपका कटता है, दैट्स इट। यूके में डॉक्टर के विजिट्स फ्री हैं, हॉस्पिटल फ्री के विजिट फ्री हैं, ईआर फ्री है, इवन सर्जरी फ्री है, या जो प्रेगनेंसीज हैं और चाइल्ड बर्थ है वो हर चीज़ फ्री है। जबकि यूएसए में हेल्थ केयर बहुत महंगा है। स्पेशली अगर आपके पास अपने या आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको हेल्थ केयर नहीं देता, तो अगर आप हॉस्पिटल का एक विज़िट करते हैं तो खाली ही विज़िट आपका इमरजेंसी का 4 से 5 हज़ार डॉलर आपके लग जाते हैं। इसके अलावा अमेरिका में एक और बात भी अहम है कि अगर आपके पास इंश्योरेंस हो और आपका बेबी बोर्न हो जाए या बच्चा पैदा हो जाए, तो उस पर भी 2 से 5 हज़ार डॉलर तक का खर्चा इजी आ जाता है। ये उसके बावजूद है कि अगर आपके पास इंश्योरेंस है। तीसरी सबसे अहम चीज़ कि यूएसए में जो आप इंश्योरेंस लेते हैं इवन एम्प्लॉयर देता है। जैसे मैं यूएई में था, यूएई में आपका एम्प्लॉयर आपको इंश्योरेंस देता था, आपको जेब से प्रीमियम की मद में एक दिरहम भी नहीं देना पड़ता। यहाँ तकरीबन 300 से 600 पर पर्सन के हिसाब से आपका मंथली प्रीमियम जाता है कि अगर आपको कोई खुदा न खास्ता हेल्थ केयर का इशू आ जाए वो अगर कवर हो। ये सारी बातें कहने के बाद मैं यहाँ एक और बात भी कहना चाहूँगा कि यूके में इवन दो हेल्थ केयर फ्री है, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन होता जा रहा है। वहाँ आप इलाज करवाने चाहें तो उसका वेट लिस्ट बहुत लंबी है।
जब मैं वहाँ था तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए कितने कितने महीने लग जाते थे, सिर्फ जीपी से स्क्रीनिंग अपॉइंटमेंट लेने के लिए। और मैं ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा वहाँ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको आप यकीन करें कि उनके बड़े मेजर सर्जरीज थी और वो कई मंथ की जो वेटिंग लिस्ट पे थे। तो ये एक वाकई फैक्टर है कि अमेरिका में आपका हेल्थ केयर महंगा तो है, लेकिन सर्विस वाइज वो बहुत अच्छा है। और यूएई में भी हेल्थ केयर सर्विस वाइज बहुत अच्छा था, लेकिन वहाँ ये है कि अगर आपके पास अगेन नहीं है तो यूएई में भी बहुत महंगा पड़ जाता है आपको हेल्थ केयर। हाँ, जिसके बाद हम बात करेंगे लाइफस्टाइल के हवाले में। कल्चर दोनों का तकरीबन तकरीबन सेम है, लेकिन मेन चीज़ जो है यूके के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यूएसए। यूके वैसे भी साइज़ में काफ़ी छोटा है। इसके अलावा वहाँ आपको जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में देसी या पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ मिल जाती हैं। तो वहाँ फूड के हवाले से यूके में मैं ये कहूँगा कि आपको देसी खाना या मज़ेदार खाना बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में और बहुत ज़्यादा मिकदार में मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू यूएसए। अगर आप किसी बड़े शहर में हैं जिस तरह न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन, कैलिफोर्निया, यहाँ पे तो आपको तकरीबन यूके जैसे ही देसी कम्युनिटी मिल जाती है, लेकिन यहाँ का एक तो लिविंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसके अलावा यहाँ पर जो अ, जिसे कह लें कि उतनी खाने में वैरायटी भी नहीं है जितनी यूके में। इसके बाद हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। यूके सारा डिज़ाइन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेके। यूके में बहुत ज़्यादा अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैं एडमिट करूँगा। ट्रेन्स जो हैं हर हर एरिए को, हर चप्पे को उन्होंने कवर किया हुआ है। और ज़्यादातर जब भी मैं लंदन में होता था और जाता था तो मैं वहाँ गाड़ी कम ही ड्राइव करता, क्योंकि कंजेशन बहुत थी और ज़्यादा मैं ट्यूब्स या ट्रेन या ऐसी जो जगह हैं ऐसी जो यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे मैं वहाँ ज़्यादा मतलब सफ़र करता था। जबकि अमेरिका में आपको गाड़ी मस्ट है, यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई इतनी अच्छी नहीं। बाज़ मेट्रोपॉलिटन्स हैं जिस तरह न्यूयॉर्क, वहाँ सबवे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा है, आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, 12 से 15 घंटे समटाइम्स। तो उसके लिए गाड़ी मस्त है। इसके अलावा अगर आप किसी छोटे शहर जिस तरह मैं चार्ल्सटन साउथ कैरोलिना में हूँ, वहाँ पे भी आपको गाड़ी आपके लिए मस्ट है। अदरवाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आप सफ़र नहीं कर सकते। इसके अलावा आप जो है प्राइवेट टैक्सी हायर करते हैं, उबर या लिफ्ट, वो इतनी इकोनॉमिकल नहीं है, वो आपका बहुत ज़्यादा उस पर खर्चा हो जाता है। इसके बाद मैं बात करूँगा वेदर। अब यूके का वेदर तकरीबन एक सा है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, सर्दी भी कंपैरेटिवली डिपेंड करता है अमेरिका में आप किस जगह। ठीक है, अमेरिका में बाज़ जगह बहुत ज़्यादा बारिश वाली हैं और सर्दी वाली हैं, लेकिन अमेरिका में ओवरऑल आपको हर तरह का मौसम मिल जाता है। जबकि यूके में बारिश ज़्यादा थी, आउटडोर एक्टिविटीज़ आप इतनी नहीं कर सकते, सर्दी अक्सर ज़्यादा रहती है। जबकि अमेरिका में साउथ, जिस जगह मैं हूँ, मैं तो भी साउथ ईस्ट में हूँ, यहाँ मौसम बहुत ज़बरदस्त है। साल में चारों मौसम आते हैं। गर्मियों में गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन हमारा गर्मी का सीज़न लंबा है, सर्दी का बहुत छोटा है। लेकिन गर्मी में भी बर्दाश्त हो जाती है, गर्मी इतनी गर्मी नहीं है जिस तरह गल्फ़ या पाकिस्तान में कह लें। तो ओवरऑल अगर मैं किसी कंट्री को नंबर दूं तो मैं यूएसए को नंबर दूंगा, क्योंकि यूएसए में आपको बहुत से मौसम एंजॉय करने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अमेरिका के अंदर आपको जो है आउटडोर एक्टिविटीज़ आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ बीचेस हैं, थीम पार्क्स हैं। इसके अलावा कैंपिंग एक बड़ी पॉपुलर चीज़ है। खैर ये सारी एक्टिविटी यूके में भी हो जाती हैं, लेकिन कम है और वहाँ आपको अच्छे मौसम का इंतज़ार करना पड़ता है। इसके बाद जो मैं सबसे अहम पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा वो है कि बच्चों के फ्यूचर के हवाले से जो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है वो क्या है। तो यहाँ दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक तो है जब बच्चे छोटे हैं तब उनकी एजुकेशन, और जब वो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो कौन सी कंट्री बेटर है। ऑनेस्टली अगर आप मेरा बात सुने तो अर्ली एजुकेशन जिसमें हाई स्कूल तक दोनों कंट्रीज़ में फ्री है, पब्लिक स्कूल दोनों में फ्री है। आपको अपने पास ही कोई
यानी कोई पैसे या ख़र्चा नहीं होता। लेकिन अगर आपने प्राइवेट स्कूल लेने हैं, यूके में भी बहुत एक्सपेंसिव थे और यूएसए में भी बहुत एक्सपेंसिव है। अब पब्लिक स्कूल की जो यहाँ मेन चीज़ें दोनों कंट्रीज़ में जो चीज़ अहम थी वो थी कि किस एरिया में, ज़्यादा अच्छे एरिया में, पॉश एरिया में जो पब्लिक स्कूल होते हैं वो कंपैरेटिवली अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऐसे एरियाज़ में जहाँ इतनी वेल ऑफ आबादी नहीं होती। अगेन आप महंगे एरिया में रहेंगे, वहाँ किराया ज़्यादा होगा, वहाँ के अखराजात ज़्यादा होंगे, तो समहाउ ये फैक्टर्स उसमें कंट्रीब्यूट होते हैं। अब हम बात करते हैं हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन दोनों कंट्रीज़ में एक्सपेंसिव है, लेकिन यूएसए में हायर एजुकेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर हम बैचलर्स डिग्री की बात करें तो यूके के अंदर तकरीबन आपको जो 4 साल की बैचलर्स डिग्री है वो अभी भी, अगर आप वहाँ के नेशनल हैं, मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट की बात नहीं करूँगा, क्योंकि अब हम परमानेंट रेजिडेंसी की बात करें तो विद इन 50 to 60,000 पाउंड में आप अभी भी वहाँ ले सकते हैं। जबकि अमेरिका में जो हायर एजुकेशन है ये तकरीबन पर ईयर यानी $60,000 to 70,000 तक अच्छी डिग्री आपको देती है। और अगर आप 4 सालों की बात करें तो कहीं, यानी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1,20,000 से लेके 4 लाख तक की आपको डिग्री पड़ सकती है, लेकिन डिपेंड करता है आप स्टडी क्या कर रहे हैं। लेकिन यूएसए में एजुकेशन को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है एज़ कम्पेयर टू यूके। आपकी जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी होगी आपकी जॉब के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। इसके अलावा स्टूडेंट लोन की फैसिलिटी दोनों कंट्रीज़ देती हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट जो है ये स्टूडेंट लोन लेके ही अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक फैक्टर मैं पहले ही अपनी गुफ्तगू में मिस कर गया था, वो है स्कॉलरशिप का। दोनों कंट्रीज़ में स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, लेकिन यूएसए के अंदर मैंने ये देखा है कि ज़्यादा स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। स्टेट्स भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्पॉन्सर कर रही होती हैं। इसके अलावा फेडरेशन भी जो है वो यहाँ स्कॉलरशिप जो है वो दे रही होती है। जी, अब मैं आता हूँ अपने फाइनल पार्ट की तरफ, जो सबसे अहम था कि मेरी राय में कौन सी कंट्री बेहतर है। तो दो जवाब सीधा सा है। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, अगर आप अपनी जॉब के अलावा अपने साथ कोई और हसल को कंटिन्यू करना चाहते हैं, और अगर आप जो फाइनेंशियल आपकी फाइनेंस हैंडलिंग बेहतर है, तो डेफिनेटली अमेरिका। यूएसए में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यूएसए बहुत बड़ा है, और अगर आपका कोई भी यहाँ छोटा मोटा सेटअप इस्टेब्लिश हो जाए तो आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। इसके बरक्स अगर आप सिर्फ जॉब करना चाहते हैं, फैमिली ओरिएंटेड है, आप ये चाहते हैं कि मैं सिर्फ काम करूं, घर जाऊं और सो जाऊं, तो इसके लिए आपके लिए यूके बेस्ट है। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप भी मुझे कमेंट में बताएं आपकी क्या राय है। अगर आप में से भी कोई दोनों कंट्रीज़ में रहा है, आप किस कंट्री को प्रेफर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल का आइकन को क्लिक करें। मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।